Hello everyone, welcome back to my channel. This is Kritika and I am currently pursuing my graduation from DU. Today's video, I am here for all my juniors. So, we are going to break down and discuss the PYQ of 2023 for the DSC paper in Ancient Societies for first semester. अगर आपको पेपर का पैटर्न समझना है या फिर एक क्विक रिवीजन चाहिए, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. सो grab your notebooks, sit back and let's dive into the world of ancient societies with full of energy and clarity. So let's go. So मैंने आपको बता दिया कि ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है BA प्रोग्राम हिस्ट्री मेजर. So let's go. We will start. And our first question is, what do you understand by technology's changes? Discuss the role of metal technology in leading to long-term social and economic changes. So technology changes का मतलब होता है कि डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट टूल्स में, मशीन्स में, मेथड्स में जो पीपल यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी चेंज देखा जाए एंशिएंट टाइम में तो वो मेटल टेक्नोलॉजी को माना जाता है. जैसे कि मेटल का यूज़ करना लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज या आयरन. अगर हम रोल देखें इसका कि सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस में मेटल टेक्नोलॉजी का क्या हो सकता है, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ स्टोन टू मेटल एज. मतलब कि लोगों ने स्टोन टूल्स से मेटल टूल्स की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था, जिससे कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एक काफ़ी अच्छा यूज़फुल माना जाता है. दूसरा है ब्रॉन्ज एंड आयरन टूल्स, जो कि हेल्प करते हैं फार्मिंग में, घर बनाने में और वेपन्स बनाने में. तीसरा है एग्रीकल्चर बेटर, मतलब जो मेटल्स के इक्विपमेंट हैं वो एक फूड प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर को काफ़ी अच्छा बनाते हैं. फिर आता है हमारा सोशल चेंजेस, कि जो मेटल टूल्स हैं वो ट्रेड में और जो काम का डिवीज़न है, स्टेट सिटीज़ की ग्रोथ है, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल माने गए हैं. एंड जो इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक फैक्टर हम मान सकते हैं, क्योंकि लोगों ने मेटल गुड्स का ट्रेड शुरू कर दिया था, जिससे कि एक उनकी वेल्थ भी इंक्रीज़ हुई थी. सिंपली अगर इसका कंक्लूजन देखें तो मेटल टेक्नोलॉजी ने काफ़ी एक बिग रोल प्ले किया है ह्यूमन लाइफ चेंज में, और इसने हेल्प किया है कि फार्मिंग की ग्रोथ, ट्रेड और सिटीज़ की ग्रोथ में, और एक ग्रेट सिविलाइजेशन की बिगनिंग में. सो आवर सेकेंड क्वेश्चन इज़, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन. सो सिविलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एडवांसमेंट ह्यूमन सोसाइटी में, सिटीज़, राइटिंग, आर्ट और एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट के साथ, इसे हम एक सिविलाइजेशन कह सकते हैं. काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं एक सिविलाइजेशन को ग्रो करने में. तो अगर हम इसके फैक्टर्स देखें कि सिविलाइजेशन को ग्रो करने में क्या फैक्टर लीड करते हैं, फर्स्ट वन इज़ फर्टाइल लैंड. कि जो सिविलाइजेशंस हैं उन्होंने ग्रो होना शुरू किया था रिवर्स के बैंक में या बैंक ऑफ द रिवर. जैसे कि हमारी नाइल रिवर हो गई, इंडस रिवर हो गई, टिग्रिस रिवर हो गई, जिससे कि एक गुड फार्मिंग लैंड बनते हैं. सेकंड वन इज़ वाटर सप्लाई. रिवर्स, अगर कोई भी सिविलाइजेशन वाटर रिवर के पास होगी तो वाटर का एक्सेस बहुत इजीली हो जाएगा. जैसे हमारे हाउस होल्ड चोर्स हो गए या फार्मिंग या ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर का एक्सेस काफ़ी इजी हो जाएगा. सेकंड है स्टेबल फूड सप्लाई. जो एग्रीकल्चर है वो लोगों को रेगुलर फूड प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो उनका सेटलमेंट एक ही प्लेस पर रहता है. ट्रेड एंड इकॉनमी, जो एक्स्ट्रा फूड या टूल्स हैं उनका ट्रेड किया जाता है, जिससे कि दिस इज़ लीडिंग टूवर्ड्स द वेल्थ एंड कल्चरल एक्सचेंजेस. फिर आता है हमारा राइटिंग सिस्टम. राइटिंग सिस्टम हेल्प करता है रिकॉर्ड्स को रखने में, कम्युनिकेशन में और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में. अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो जो
सिविलाइजेशन है वो एक मिक्स ऑफ नेचर है और ह्यूमन इफेक्ट्स से भी बनती है, लाइक रिवर एंड सॉइल हो गई, फिर फार्मिंग, ट्रेड एंड गवर्नमेंट। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि टुगेदर हेल्प build a strong and organized society. So, moving towards the third question, which is discuss the stages of development of civilization in Bronze Age of Harappa, China. Civilization. So, the Bronze Age was the time जहाँ पर लोगों ने ब्रॉन्ज टूल का यूज़ करना शुरू किया था, जहाँ पे हम दो मेजर सिविलाइजेशन देख सकते हैं उस टाइम की. फर्स्ट वन इज़ हड़प्पा, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कह सकते हैं इंडिया में, एंड सेकेंड वन इज़ शांग सिविलाइजेशन चाइना में. सो अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिस्कस करें तो ये 3 स्टेजेस में डिवाइड है. फर्स्ट इज़ अर्ली स्टेज जो कि 3300 से लेके 2600 BCE के बीच का टाइम पीरियड है, जैसे कि वहाँ पे स्मॉल विलेजेस लाइक मेहरगढ़ जहाँ से फार्मिंग और पोइट्री की स्टार्टिंग हुई थी. सेकेंड आती है मैच्योर स्टेज जो 2600 से 1900 BCE के बीच का माना जाता है, जहाँ पे बिग सिटीज़ लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, यहाँ पे प्लान स्ट्रीट्स, एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेन स्टोरेज एंड ट्रेड देखा गया है. देन थर्ड आती है लेट स्टेज जो कि 1900 से 1300 BCE की मानी जाती है, जहाँ पे जो सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन शुरू हो गया था. एंड अगर हम हड़प्पा के डिक्लाइन की तरफ बात करें तो एक वो मिस्ट्री मानी गई है, क्योंकि इसका कोई एक फिक्स रीज़न नहीं है. अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग बातें करते हैं, लाइक इन्वेजन ऑफ आर्यंस का भी हुआ होगा, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर, माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल. सो कोई एक फिक्स रीज़न हम नहीं मान सकते हैं. अगर हम शांग सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो ये 1600 से 1046 BCE के बीच की मानी जाती है, जो कि एक ये फर्स्ट ऐसी चाइनीज़ डायनेस्टी है जो कि जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स भी थे. तो अगर इसकी ग्रोथ देखें तो जो किंग है इट इज़ लाइक एनयांग, जिन्होंने ब्रॉन्ज वेपन्स और टूल्स का यूज़ किया था. अचीवमेंट देखी जाए तो इन्होंने चाइनीज़ राइटिंग, एंसेस्टर वर्कशिप और ब्रॉन्ज आर्ट में डेवलपमेंट हुई थी. और डिक्लाइन देखा जाए तो ये रिप्लेस्ड हुई थी बाय द जू डायनेस्टी वॉर के बाद. इसका कंक्लूजन देखा जाए तो दोनों ही हड़प्पा एंड शांग सिविलाइजेशन एक अच्छे ग्रोथ, मैच्योरिटी और एक डिक्लाइन स्टेज से गुजरी है, और इन्होंने काफ़ी सारे ग्रेट प्रोग्रेसेस की हैं, लाइक सिटी प्लानिंग, राइटिंग एंड टेक्नोलॉजीज़, और एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हिस्ट्री के ऊपर छोड़ा है. So moving towards our fourth question, which is evaluate the economy and pattern of trade of Harappa/China civilization. So economy and trade are important part of civilization. जो दो हड़प्पा और सिविलाइजेशन है उनका एक वेल डेवलप्ड इकोनॉमी और ट्रेड का सिस्टम है, जिसने दोनों ही सिविलाइजेशंस की ग्रोथ करी है. बात करते हैं हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पर. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एग्रीकल्चर, क्राफ्ट और ट्रेड पे बेस्ड थी. प्रोड्यूस इसमें किया जाता था वीट, बार्ले, कॉटन और गुड्स लाइक बीड्स एंड पोट्री. और ट्रेड इनका होता था मेसोपोटामिया, अफ़गानिस्तान और जो उनके नियर बाय रीजन थे वहाँ पर. और ये यूज़ करते थे स्टैंडर्डाइज वेट्स मेज़र करने के लिए. सिटीज़ लाइक लोथल, वहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं हमें पोर्ट के सी ट्रेड करने के लिए. और अगर शांग सिविलाइजेशन की हम ट्रेड या इकॉनमी में बात करें तो इसकी इकॉनमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, जहाँ पे मिलेट और राइस कल्टीवेट की जाती थी, या फिर ब्रॉन्ज वर्क देखे गए हैं, सिल्क वीविंग भी देखी गई है. इसका ट्रेड देखा जाए तो ब्रॉन्ज वेपन, सिल्क का ट्रेड किया जाता था चाइना और जो उनके नियर बाय ट्राइब्स है वहाँ पे. दे यूज़ क्वारी शेल्स एज मनी. इसके कंक्लूजन की बात करें तो दोनों ही सिविलाइजेशन की काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी थी जो बेस्ड थी फार्मिंग और ट्रेड पे. हड़प्पन सिविलाइजेशन ने फोकस किया था इंटरनेशनल ट्रेड पर, वाइल और दूसरी तरफ जो शांग इकॉनमी थी उन्होंने फोकस किया था
चाइना के अंदर, पर वो रिच इन क्राफ्ट थे और रिच इन ब्रॉन्ज वर्क थे. सो आवर fifth question is, how did the origin of early writing system impact the growth of civilization? Discuss with reference of Mesopotamia and Egyptian civilization. So, writing is one of the key invention of early civilization. तो ये हेल्प करती है रिकॉर्ड रखने में, लॉ और कम्युनिकेशन करने में, और ये सपोर्ट करती है एडमिनिस्ट्रेशन और एक कल्चरल डेवलपमेंट को. अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें तो उन्होंने क्यूनिफॉर्म राइटिंग उनके लिए टैबलेट पे डेवलप किया था, जिसका यूज़ होता था टेक्स्ट रिकॉर्ड्स करने में, ट्रेड, लिटरेचर, और ये हेल्प करता था सिटीज़ और एम्पायर्स को मैनेज करने में. अगर इजिप्ट की बात करें तो इन्होंने डेवलप किया था हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट, जो कि यूज़ होती थी वॉल या पेपरस पर, और इसका यूज़ भी करते थे रिलीजियस टेक्स्ट या किंग्स रिकॉर्ड में, लाइक पिरामिड्स में. सो ये हेल्प करता है कल्चर और हिस्ट्री को प्रिजर्व करने में. अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें, जो राइटिंग सिस्टम है वो हेल्प करता है सिविलाइजेशन को ग्रो करने में बाय इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर, और ये काफ़ी इजी बना देता है सोसाइटी को मैनेज करने में. आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज, इवेलुएट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल एंड अदर फैक्टर इन द इमर्जेंस ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया और इजिप्ट. सो जो इकोलॉजिकल कंडीशंस है, लाइक रिवर, सॉइल या क्लाइमेट, एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी अर्ली सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग में. और अदर फैक्टर देखें तो लीडरशिप, टूल्स और ट्रेड भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी सिविलाइजेशन के लिए. और अब हम बात करेंगे इसमें मेसोपोटामिया की, जो कि लोकेटेड है हमारा टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर के बीच में, वहाँ उस साइड में. यह एक फर्टाइल सॉइल है और यहाँ पे कैनाल्स एंड इरिगेशंस के लिए कैनाल्स बिल्ड हुई हैं. यहाँ पे इन्होंने फेस किया है फ्लड का, ड्रॉट्स का, और सिटीज़ डेवलप्ड हुई हैं यहाँ पे काफ़ी, और राइटिंग का भी डेवलपमेंट हुआ है. इजिप्ट में देखें तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो ग्रो होती है नाइल रिवर के पास, जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, और एक रिच सॉइल भी होती है. ये प्रोटेक्टेड है डेजर्ट से एंड इन्वेजन से सेफ है. इसके जो स्टेबल एनवायरनमेंट है वो लेड टू लॉन्ग लास्टिंग किंगडम, मतलब जो इसका स्टेबल एनवायरनमेंट है वो एक लॉन्ग लास्टिंग किंगडम की तरफ कंट्रीब्यूट करता है. इसका अगर हम कंक्लूजन देखें तो जो रिवर और फर्टाइल लैंड है वो एक की है फार्मिंग और सेटलमेंट के लिए, और जो लीडरशिप और टूल है वो एक लीडरशिप और टूल भी काफ़ी मतलब एक अच्छा रोल प्ले करते हैं. तो ये जो भी इकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो हेल्प करते हैं सिविलाइजेशन को ग्रो करने में मेसोपोटामिया और इजिप्ट में. सो सेवेंथ क्वेश्चन इज, डिस्कस द सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ऑफ मिनियन एंड माइसीनियन. जो मिनियन एंड माइसीनियन सिविलाइजेशन है वो अर्ली यूरोपियन ब्रॉन्ज एज कल्चर की हैं. ये एक काफ़ी अच्छी ग्रेट प्रोग्रेस शो करती है सोसाइटी, इकॉनमी एंड कल्चर में. अगर हम मिनियन सिविलाइजेशन की बात करें, ये क्रिएट आइलैंड की तरफ हैं, और एक पीसफुल सोसाइटी है एक पैलेस इकॉनमी के साथ, जिसे हम क्नोसिस भी कह सकते हैं. ये ट्रेड, पोएट्री और पेंटिंग में स्किल्ड थे, फेमस थे. ये आर्ट, आर्किटेक्चर एंड जो इनके रिलीजियस रिचुअल थे बुल लिपिंग का, और इनको ज़्यादा साइन नहीं देखे गए हैं कि वहाँ पे लार्ज स्केल्स वॉर हुई होंगी मिनियन सिविलाइजेशन में. अब हम माइसीनियन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये मेनलैंड ग्रीस की हैं, और ये ज़्यादा वॉर बेस्ड मानी गई हैं. ये मिलिट्री, मेटल वर्क एंड ट्रेड में स्ट्रॉन्ग है काफ़ी ज़्यादा, और इनके जो पैलेसेस हैं वो फोर्टिफाइड कर रखे हैं उन्होंने.
और ये यूज़ करते हैं लीनियर बी स्क्रिप्ट फॉर देयर राइटिंग। अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो जो मिनियंस हैं वो फोकस करते हैं ज़्यादा ट्रेड एंड आर्ट पर, बट अगर हम माइसीनियंस की तरफ देखें तो वो पावरफुल हैं और मिलिट्री बेस्ड माने गए हैं। बट दोनों ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं अर्ली यूरोपियन कल्चर और हिस्ट्री में। सो अब हमारा बस एक लास्ट क्वेश्चन रहता है जिसमें शॉर्ट नोट वाला, इसमें आपको ना कोई 2 करने होते हैं बट हम चारों ही डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज़ डिबेट ऑन मेटल टेक्नोलॉजी। सो एक मेटल टेक्नोलॉजी एक वॉज अ बिग स्टेप फॉरवर्ड इन ह्यूमन हिस्ट्री। स्कॉलर्स जो हैं वो डिबेट करते हैं कि कैसे और कब मेटल का यूज़ स्टार्ट हुआ था और ये कैसे सोसाइटी को चेंजेस करता है। सो इसमें पहली डिबेट ये थी कि जो कुछ हिस्टोरियंस का मानना था कि मेटल का यूज़ वेस्ट एशिया से शुरू हुआ था, और कुछ कहते थे कि इंडिया में भी मेटल टूल्स का यूज़ देखा गया है। पर एक डिबेट ये भी कही जाती है कि जो स्टोन से मेटल टूल्स की तरफ चेंजेस हुआ था वो फास्ट था या स्लो था। और अगर तीसरी डिबेट देखें हम तो ये होता है कि जो मेटल है वो सोशल इक्वालिटी को लाती है या नहीं लाती है, और जो रिच और पुअर का डिवीज़न है उसको क्या होता है। तो कुछ कहते हैं कि ये इम्प्रूव करते हैं हमारे फार्मिंग और टूल्स को, बट कुछ आर्ग्यू करते हैं कि मेटल टेक्नोलॉजी वॉर और वेपन्स की तरफ भी लीड करती है। इसका कंक्लूजन देखें कि जो मेटल टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करती है किसी भी सिविलाइजेशन को ग्रो करने में, और ये क्वेश्चन रेज करती है अबाउट सोशल चेंज, पावर एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसका हम सेकंड देखें कि सोर्स फॉर द ब्रॉन्ज एज, मतलब कि जो ब्रॉन्ज एज है वो ब्रॉन्ज एज के जो सोर्सेस हैं वो हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि लोग वहाँ के कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे, और कैसे एक जो सिविलाइजेशन है वो बिल्ड हुई। सो इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि फर्स्ट इज़ आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं लाइक टूल्स, वेपन, पोइट्री, सील्स या ज्वेलरी उस टाइम की। सेकेंड वन इज़ द रिटन सोर्सेज लाइक स्क्रिप्ट, यूनिफॉर्म हो गई मेसोपोटामिया की, हीरोग्राफिक हो गई इजिप्ट की, लीनियर बी हो गई माइसीनियंस की। तो इनसे भी हमें पता चलता है ब्रॉन्ज एज के बारे में। तीसरा है बिल्डिंग्स लाइक टेम्पल, हाउसेस, पैलेसेस लाइक मोहनजोदारो या किनोसिस। फिर चौथा है हमारा ब्यूरियल साइट्स, ये बताते हैं रिलीजन, सोशल क्लास और बिलीफ के बारे में। इसका कंक्लूजन लिखें तो जो ये सोर्सेस है वो एक कंप्लीट पिक्चर देते हैं ब्रॉन्ज एज लाइफ की, जिसमें इकोनॉमी, कल्चर से लेके पॉलिटी और रिलीजन के बारे में हमें सब नॉलेज मिल जाती है। थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन सोसाइटीज़। जो हमारी अर्बन सोसाइटी में एडवांसमेंट है वो ह्यूमन सेटलमेंट की वजह से हम देख सकते हैं, और जिसमें कि प्रॉपर प्लानिंग, इकोनॉमी और जो सोशल सिस्टम है वो। अगर इसके हम मेन पॉइंट्स देखें तो एक प्लान्ड सिटीज़ आ जाएगी जिसमें स्ट्रीट्स, ड्रेनेज एंड पब्लिक बिल्डिंग्स, जो हमने मोहनजोदारो में काफ़ी अच्छे से देख रखी थी, और स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क लाइक फार्मिंग, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, सोल्जर्स एंड आर्टिस्ट, ये सब अपने अपने कामों में स्पेशलाइज थे। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन, किंग और काउंसिल है वो मैनेज करते थे सिटीज़ के जो अफेयर्स या कोई प्रॉब्लम वगैरह थी उनको। फिर आता है ट्रेड एंड इकोनॉमी, जो लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है वो उसमें काम करते थे। देन आता है कल्चर में हो गया राइटिंग, आर्ट, रिलीजन और जो एजुकेशन का ग्रोथ हुई थी। इसके कंक्लूजन में लिखा जा सकता है कि जो अर्बन सोसाइटीज़ थी दे शोड अ न्यू लेवल ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड डेवलपमेंट होता है सिविलाइजेशन और सिटीज़ का। फिर लास्ट है हमारा मिनियन एंड मिसीनियन ब्यूरियल प्रैक्टिसेस। जो ब्यूरियल प्रैक्टिसेस थे वो रिफ्लेक्ट करते हैं बिलीफ,
जो लाइफ और डेथ के से रिलेटेड है। जो मिनियन एंड माइसिनियन ब्यूरेल है वो दिखाते हैं कल्चर एंड रिलीजियस आइडियाज़ को। अगर हम मिनियन की बात करें तो दे यूज़ अ शाफ्ट ग्रेव्स टॉम्स, जिसमें कि वो चीज़ें साथ में ही प्लेस करते थे, लाइक पॉटरी, टूल या ज्वेलरी डेड बॉडी के साथ। माइसिनियन में दे यूज़ अ थैलोस मतलब बिहाइव टॉम्स, किंग को वो ब्यूरेट करते थे विद गोल्ड मार्क्स और वेपन्स के साथ। दोनों ही माइसिनियन एंड मिनियन सिविलाइजेशन बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ में, और जो ब्यूरियल्स थे उनके वो रिफ्लेक्ट करते थे उनके सोशल स्टेटस को। अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखें टॉम का, तो वो रिस्पेक्ट शो करते थे टूवर्ड्स द डेड बॉडी। अगर इसका कंक्लूजन देखें तो दीज ब्यूरियल प्रैक्टिसेस गिव, ये हमें एक क्लू देती है कि उनकी वैल्यूज़, बिलीफ और सोशल सिस्टम के बारे में मिनियन एंड माइसिनियन पीपल के। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। तो अगर ये था मतलब एंशिएंट सोसाइटी के 2023 PYQ का, एंड मैंने कोशिश की है कि ये सब कुछ सिंपल और क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करूं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन पढ़ो, समझो एंड शाइन करो। बाय बाय एंड टेक केयर।